हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेके आए हैं मैथ का पार्ट 3, जिसमें कि आज हम लोग एपी और त्रिभुज ये दोनों से बहुत सारे प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो के थंबनेल के से पता चल गया होगा कि किस प्रकार का आज वीडियो रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। ठीक है, क्या ना एक नाना पाटेकर का डायलॉग है। ठीक है, उन्होंने एक डायलॉग, एक मूवी फिल्म क्रांति फिल्म है, वो मेरा बहुत सबसे फेवरेट फिल्म है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा था अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब हमको ये फांसी पे लटकाएंगे, ये मेरी जुबान बाहर आएगी। तो बस वही मैं कहना चाहूंगा अच्छा है, आ गए डायरेक्ट चैप्टर 3 देखने, चैप्टर 1 और 2 को छोड़ दिया, डायरेक्ट चैप्टर 3 वीडियो 3 डायरेक्ट। अच्छा है, चलिए, तो ये नाना पाटेकर का डायलॉग है। अच्छा डायलॉग लगा नहीं होगा आप लोगों को, काहे कि ऐसे भी मेरा सुरताल ऐसे बिगड़ा रहता है। लेकिन हाँ, सुरताल भले बिगड़ जाए लेकिन वीडियो को बिगड़ने नहीं देंगे और पढ़ाई को बिगड़ने नहीं देंगे। और आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। YouTube का ये चैनल है, हमारा चैनल का नाम है माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया। माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया, आप इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल पर आप उपस्थित हुए हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो में बेहतर जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब पिछला जो वीडियो था पार्ट 2 में, उसमें हमने एक प्रश्न दिया था कि भाई विवेचक निकालना था। जो पार्ट 2 नहीं देखे वो पहले पार्ट 2 जाके देख लें। उसमें से कुछ बच्चों ने कमेंट किया था। कमेंट क्या किया था भाई? कमेंट किया था, हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बहुत खूबसूरत कमेंट आया था। ठीक है, अब हम उस वीडियो में कमेंट में हम देख लेते हैं एक बार। ठीक, देखिए कमेंट किसका किसका आया था। शांतनु यादव कहते हैं, शांतनु यादव जी आप कहते हैं कि सब वीडियो लाइक किए हैं सर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने सब वीडियो को लाइक किया है। रूही भगत कहती है नाइस वीडियो सर। ठीक है, अब एक यूजर आईडी है, पता नहीं, उन्होंने कहा कि ओ सर मैथ का सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद कहती है रूही भगत कहती है थैंक यू सर एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए। फिर उसके बाद सर आप जब से स्टार्ट किए हैं इस वीडियो को देना, सही में मैथ का फैन हो गए हैं। वाह, बहुत सुंदर। और आपने आंसर रूही भगत किया है कि सर विवेचक एक होगा। बिल्कुल सही है, विवेचक एक ही होगा। ठीक, बहुत सुंदर। दीपांशु जी आप लिखते हैं सर आपका मैथ्स वाला सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। उसके बाद शांतनु यादव लिखते हैं विवेचक एक होगा सर। ठीक है, सोनाक्षी आप कहते हैं कि सर चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, इसके बाद चैप्टर 8 ही आएगा भाई। ठीक है, फिर शांतनु यादव कहते हैं ठीक है, चलिए ठीक है। रोशन कहते हैं सर विवेचक का मान 1 होगा। बिल्कुल रोशन जी, बिल्कुल विवेचक का मान 1 होगा, आप करेक्ट हैं, आप मेहनत करते हैं, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। फिर आप लिखते हैं सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। भाई हैंडसम का तो पता नहीं, लेकिन आपको पढ़ाई में बहुत हैंडसम बनाने वाले हैं। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे। फिर अगला लिखते हैं ममता देवी का नाम से एक आईडी है, पहले रिव्यू हम कर रहे हैं सर। फिर अंकित लिखते हैं सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े। बिल्कुल पढ़िए अंकित जी। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया विवेचक एक होगा सर, आप हैंडसम है सर, ये है, आपका सॉन्ग अच्छा लगा। भाई हमें तो अच्छा तब लगता है जब आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, आज आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है हमारा मैथ्स VVI ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं एपी के बहुत सारे प्रश्न, उसके बाद त्रिभुज के बहुत सारे प्रश्न, तो मजो आ जाओगे। ठीक है, चलिए प्रश्न को शुरू किया जाए, क्या है कि नहीं है। चलिए, प्रश्न हमारा पहला है एपी का। आप लोग फटाफट कॉपी निकालिए और फटाफट आंसर लिखिए और बगल में लिखिए और चेक कीजिए क्या मेरा आंसर सही हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो आप करेक्ट है,
ठीक है। और इससे रजैतन के ऐसे जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं कुछ बच्चे, इससे नहीं होगा बबुआ, नहीं होगा। चलिए, कहता है कि एपी में कि भाई एक एपी है समांतर श्रेणी, इसी को कहते हैं एपी। 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा? भाई पहला पद ये हुआ ए, और अगर दूसरा में से पहला को घटाएंगे वो होगा डी, तो डी हो जाएगा हमारा कितना? डी मतलब सर्वांतर, डी मतलब सर्वांतर। कितना होगा? 7 में 10 गया -3। ए हमारा है 10 और डी है हमारा -3। पूछ रहा है 30वां पद क्या होगा? भैया ए 30 का मान निकालना है, 30वां पद क्या होगा? तो ए 30 निकालना है। आपको क्या पढ़ाया गया है? ए 30 निकालना है। आप लिखिए ए प्लस 30 में 1 घटाइए, कितना? 29 डी। अब ए का मान बैठाइए 10 प्लस 29 गुना डी का मान बैठाइए -3। चलिए 10 प्लस माइनस 29 दिया 87, और 87 में 10 जाएगा, उल्टा घटेगा -77। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या मजा आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है भाई। अगला प्रश्न देखिए फिर से एपी का। 1 7 13 हो तो सर्वांतर क्या होगा? मतलब डी निकालना है। अभी तुरंत बताए हैं कि डी कैसे निकलता है। दूसरा में पहला को घटाइए, 7 में 1 गया, 7 में 1 गया कितना? 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? लगता है ना दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है तो भाई एपी है। बिल्कुल एपी है भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। कहता है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, कहता है समांतर श्रेणी जो है हमारा क्या है? 5 12 19 का अगला 2 पद क्रमशः क्या होगा? ये 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे? 12 आएगा, 7, फिर 7 जोड़ेंगे 19 आएगा, फिर 7 जोड़िए ना भाई, 19 7 कितना? 9 7 16 26, फिर 26 में 7 जोड़िए कितना? 26 में 7 जोड़िए, 7 6 13 33, 26 33 है कहीं पर क्या? बी नंबर। वाह, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है एपी? एपी में मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आता है एपी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? कहता है कि एक एपी है -3 -1 1 का 50वां पद क्या होगा? अभी तुरंत अभी बताए थे कि ये हमारा पहला पद है, ए का मान -3 है। डी आप निकाल लीजिए, दूसरा में पहला घटाइए। -1 में अगर घटाएंगे -3 को तो क्या होगा? माइनस माइनस +3, तो -1 + 3 बराबर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 गया 2, बड़ा के आगे प्लस चिन्ह तो प्लस रहेगा, यानी आ गया डी का मान 2। डी का मान कितना आ गया भाई? डी बराबर आ गया 2, ए का मान -3। पूछ रहा है 50वां पद क्या होगा? तो A50, 50वां पद मतलब A50। अब 50वां पद निकालना है तो क्या बोलेंगे? A प्लस 50 में 1 गया कितना? 49 डी। अब A का मान -3 बैठा दीजिए, प्लस 49 गुना डी का मान कितना बैठाइएगा? अभी तुरंत बताए 2, तो -3 प्लस 49 दूना 9 दूना 18 98। अब घटाइए, प्लस माइनस माइनस, 98 में 3 गया 95, और बड़ा के आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा, यानी A50 का मान आ गया 95। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस सवाल को पुनः प्रयास कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अब कहता है कि 72 63 54 ... का कौन सा पद 0 होगा? भाई ए का मान 72 है, डी का मान कितना है? 63 में 72 जाएगा तो कितना होगा भाई? तो 3 में 2 गया, यहाँ ओ पैसा लगा 13, 13 में 2 गया, 63 में 2, 63 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? देख लीजिए -9। कितना बचेगा? -9। ठीक है, सही है, ठीक है। अब देखिए 9 2 11, सही है क्या? देख लेते एक बार। ये हो गया आपका ए। अब 63 में 72 घटाइए,
कैसे घटेगा? तो उल्टा घटेगा, 72 में ही 63 घटा दीजिए, 12 में 3 गया 9, ठीक है, बिल्कुल सही, -9 सही है। कभी कभी लगता है कि सही करके भी लगता है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। चलिए ये डी हो गया, -9, ए हो गया 72। अब पूछ क्या रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। भाई जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद -78 होगा, कौन सा पद 54 होगा, तो आपको क्या करना है, लिखना है कि भाई अंतिम पद होगा। जो भी कौन सा पद का मतलब आप समझ लीजिएगा, अंतिम पद। क्या मानिएगा? अंतिम पद। तो बताइए अंतिम पद को किससे लिखा जाता है? an से। तो लिख दीजिएगा an बराबर 0, an बराबर 0। अब बैठाइए an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भाई? -9 बराबर 0 प्लस 72 उधर गया -72, n माइनस 1 गुना -9 बराबर -72। कटा दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 9 8 72। अब -1 उधर गया तो +1, n बराबर 8 1 9। यानी इसका मतलब 9वां पद जो होगा वो 0 होगा। कौन सा पद? 9वां पद होगा, उसका क्या? 0। तो किसी एपी का अगर दिया हुआ है पहला पद 72, दूसरा 63, तीसरा 54 डॉट 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 का कौन सा पद 0 होगा, तो आप लिखिएगा क्या? 9वां पद कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया या नहीं आया? आया ना? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। चलिए कहता है कि समांतर श्रेणी 4 2 0 डॉट 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 हो तो सार्वंतर क्या होगा? इसका सार्वंतर मतलब डी। अब डी कैसे निकलता है? आपको पता है कि दूसरा में पहला घटाना है, तो 2 में 4 गया कितना? -2। ऑप्शन नंबर कहां है भाई? -2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मजा आ रहा है एपी बना के ना? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। इसमें समझना कम है, टिक ज्यादा करना है। अब कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? इनमें से विषम संख्या का योग क्या होगा? कहां से? प्रथम यानी शुरू से n विषम संख्या का योग क्या होगा? तो भाई 3 फॉर्मूला लिखा रहे हैं, आप तीनों फटाफट दिमाग में नोट कर लीजिए। यदि आपसे पूछे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तब आपको बोलना है n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपसे पूछे प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा, तो आपको बोलना है n इंटू n प्लस 1। और अगर आपसे पूछे प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा, तब आपको बोलना है n²। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग बताइए क्या होगा? n²। अब n² कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। होगा या नहीं होगा? चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और लाइक फटाफट ठोकिए। इस वीडियो पे आप लोग लाइक अभी तक नहीं ठोके हैं, एको को लाइक नहीं आया अभी तक। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक में जितने भी प्राकृतिक संख्या उनका योग क्या होगा? अब देखिए, अगर आप जोड़ना शुरू कीजिएगा 1 2 3 4 5, क्या जोड़ पाइएगा? ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपको तो फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो अभी हमने क्या बताया आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब ये n क्या है? n का मतलब है कि 1 से लेके 100 तक में कितने प्राकृतिक संख्या हैं। भाई 1 से लेके 100 तक में तो 100 का 100 ही प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब n का मान है 100। n का मान कितना है? 100। अब n के जगह अगर 100 बैठाएं तो यहां हो जाएगा 100 प्लस 1 बटे 2, कटाइए 50 बार में, 50 गुना 100 जोड़ 1 101। अब गुना कर दीजिए, 5 का 5, 10 पचे 50, 50
50 50। कहाँ है ऑप्शन, खोजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 50 50। समझ में आया, समझ में आया ना, बताइए। तो फॉर्मूला याद करना जरूरी है। अभी जो तीनों फॉर्मूला आपको बताए इससे पहले वाला प्रश्न में, वो तीनों फॉर्मूला को कॉपी में रट के एक बार ध्यान से देख लीजिए, दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 है, इसके प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा। मतलब ये कि पहला पद 2 है, ठीक है, और डी कितना है, 6 में 2 गया 4, डी का मान हो गया 4। कहता 11 पद यानी n का मान 11, बोल रहा 11 पदों का योग क्या होगा। भाई एक फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जिनको नहीं याद है वो फटाफट नोट कर लीजिए। अब n का वैल्यू दिया है 11, 11/2। Sn का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। योग मतलब कुल पदों का योग। अब योग निकाल रहे हैं, योग ही पूछ रहा है, जोड़ ही पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, n का मान 11/2, 2 गुना a का मान कितना बैठाएंगे भाई 2, n का मान 11 घटा 1 इंटू डी, डी का जगह कितना बैठाएंगे 4। हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 11/2, 2 दूनी 4, 11 में गया 10, 10 चौके 40। अब 11/2 गुना 40 4 44, 44 कटेगा कितना से 22 से, तो 22 2 4 2 242 इसका करेक्ट आंसर। 22 गुना 11 बराबर 242 है, 242। ऑप्शन नंबर बी, फटाफट बी। समझ में आया। तो जब भी योग निकालना हो आपको, इस फॉर्मूला पे आप आराम से निकाल सकते हैं Sn का। Sn मतलब n पदों का योग है, सम, S फॉर सम, सम माने जोड़ होता है, सम माने जोड़। किसका, तो n पदों का। तो n का तो वैल्यू दिया हुआ है ना 11, बैठा दिए, हल कर लिया, आंसर आ गया। क्या क्लास में आपको नहीं पढ़ाया गया है, सारा चीज पढ़ाया गया है। आप लोग बस वीडियो को देखें और जो जो थोड़ा सा कमी रह गया है उसको पूरा करें फटाफट। अब देखिए इसमें क्या है, इस प्रश्न को देखिए और आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कहता है कि यदि x + 1 2x + 1 4x - 1 AP में है तो x का मान क्या होगा। हम ये बात पूछेंगे आपसे कि भाई अगर ये AP में है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो अगर हम दूसरा में पहला पद को घटाते हैं तो डी निकलता है ना भाई, डी मतलब सार्वंतर निकलता है ना। उसी प्रकार अगर तीसरा में दूसरा को घटाएंगे तो फिर भी डी निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसका मतलब इसमें अगर इसको घटाएं तो डी निकलेगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो डी निकलेगा। तो दोनों बराबर होना चाहिए ना डी का मान, तब तो एपी मानेंगे ना। तो चलिए अब घटाते हैं, 2x + 1 में घटाते हैं किसको, x + 1 को। अब बराबर इसको घटाते हैं 4x - 1, घटाते हैं किसको, 2x + 1 को। ठीक है, चलिए घटाइए। 2x + 1 तो यही रहेगा, माइनस गुना x -x प्लस माइनस माइनस -1 बराबर 4x - 1 माइनस गुना 2x - 2x प्लस माइनस माइनस -1। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, फटाफट देखते जाइए क्या करेंगे। 2x में x गया, एगो x, 1 में 1 गया, कहानी खत्म। इधर 4x में 2x गया तो 2x -1 -1 -2, 2x प्लस में इधर आया तो माइनस में, x - 2x बराबर -2। अब x में से 2x जाएगा, उल्टा घटेगा तो -x बराबर -2। अब माइनस माइनस अगर काट दे तो क्या आया, x बराबर 2। कहाँ है भैया x बराबर 2, बी नंबर में। कहाँ है, बी नंबर में, फटाफट बी। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी। समझ में आया। यानी हमने क्या किया कि इसका जो सार्वंतर होगा d, इसके सार्वंतर के बराबर होगा, तो दोनों का सार्वंतर को बस बराबर कर दिया। और जैसे बराबर किया आपने, काटकुट हमसे कैलकुलेशन तो अच्छा आप लोगों का है, और फटाफट कैलकुलेशन कीजिए और x का मान पाइए 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न जो है हमारा त्रिभुज का है। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 3:5।
क्या कहता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप लोगों को बताया गया कि जब भुजा दिया हो क्षेत्रफल को बस स्क्वायर कर दीजिए। 3 तिया 9, 5 25, 9:25 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ में आया? भुजा का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल पूछे, स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आ गया? दिमाग में फिट हो गया या नहीं हुआ? बताइए। जिनको लगता था कि त्रिभुज भारी है उनको लगता होगा कि सबसे आसान त्रिभुज है। चलिए फिर अगला कहता है कि ABC एक त्रिभुज है, BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है। यानी एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक है। अब कहता है कि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है। अब BDE एक त्रिभुज बन गया, BDE, E यहां पर है, मान लीजिए E यहां है। अब बोल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब आप हमको बताइए कि यदि अगर यहां से यहां 2 टका है तो यहां से यहां तक कितना होगा। मध्य बिंदु है मतलब आधा होगा, ये 1 टका होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये भुजा तो 2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। और इसका जो क्षेत्रफल, इसका भुजा तो 1 है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी होगा। होगा या नहीं होगा? ये भुजा अगर 2 मानते हैं, ये 1 हुआ तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। आप कहिएगा सर हम ही भुजा मानेंगे 8। निकालिए भाई, 8 64, ये 8 है तो ये 4 होगा, 4 चौके 16, फिर तो कटाइए, 16 चौके 64, 4:1 आया, घूम फिर के वही आएगा। कुछ भी मानिएगा वही आएगा। समझ में आ रहा है? तो त्रिभुज उससे भी आसान है, AP से। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC और DEF है। एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा 6 और 3 है तो कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई 6 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए बस, 6 छाके 36, और दूसरा का भुजा 3, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 4:1। ऑप्शन नंबर बी 4:1। 4/1 को 4:1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। बताइए कितना आसान है, बस भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, फटाफट आंसर आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। अब कहता है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई निकालने के लिए यहां आना पड़ेगा। अब ये 2a है तो आधा कितना होगा, a, आधा कितना होगा a। अब इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया 2a, आधार हो गया a। पाइथागोरस प्रमेय से ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो ऊंचाई बराबर होगा रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। कर्ण है 2a, 2a का स्क्वायर घटा आधार मेरा क्या है a ना, a का स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर घटा a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में a स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, √3a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। अब 3 तो रूट से बाहर आ नहीं सकता है लेकिन a तो बाहर आ सकता है, √3a हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है त्रिभुज बनाने में? समझ में आया क्या है? यानी हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजा 2a, तो आधा भुजा a, एक सम, यहाँ इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई कैसे निकालें, बस समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि भाई ऊंचाई यानी लंब निकालना है तो क्या करना होगा, रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो घटा दिए, हल की, आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न बड़ा आसान है। कहता कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो भुजा का अनुपात क्या होगा। भाई जब भुजा दिया रहता है तो स्क्वायर करते हैं, क्षेत्रफल आता है, तो क्षेत्रफल दिया है तो क्या करें जो भुजा आ जाए। कुछ मत कीजिए, रूट करने आता है, रूट कर दीजिए। 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, 4:9 कहीं दिख रहा है।
ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है, मार दिए सी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अगर क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा निकालना है, रूट कर दीजिए। अगर भुजा दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 15 नंबर हो चुका है, अब 16 नंबर कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, यानी भुजा दिया है ए। कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा का मान दिया है ए स्क्वायर। बताइए कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाफट एकदम कमेंट कर दीजिए सर बहुत मजा आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, इसकी परिमिति क्या होगी? चलिए भाई जान लेते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3। सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? गुना भुजा स्क्वायर। इसी का मान दिया है 4√3। चलिए कटाइए, √3 से √3 खत्म, 4 भागा में उधर जाएगा तो गुना में 4 चौके 16, भुजा स्क्वायर बराबर 16। तो भुजा बराबर कितना? तो 16 √16, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट, तो भुजा बराबर हो गया 4। भुजा बराबर 4। पूछ रहा परिमिति कितनी होगी? तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति कितना होगा आप खुद बताइए। एक भुजा 4, ये भी 4, ये भी 4। परिमिति किसको कहते हैं? चारों तरफ को माप दीजिए, 4 4 8 4 12। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। इसकी आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके तब नोट कीजिए। चलिए कहता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 100 डिग्री। ये तो बच्चे को पता है। बताइए क्या? 360 डिग्री या 180 या 90 या 100? करेक्ट आंसर 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? चलिए अगले वीडियो की ओर, अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं। चलिए बहुत सुंदर। उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ऊंचाई निकालना है। भाई जैसे भुजा निकालते हैं वैसे ऊंचाई निकाल लीजिए। क्या करते हैं, जब क्षेत्रफल दिया रहता है तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? रूट करते हैं। ऊंचाई भी निकालने के लिए रूट कीजिए। 4 चौके 16, 5 25, 4:5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? जैसे भुजा निकालते हैं, ऊंचाई भी तो एक भुजा हुआ, फटाफट निकाल लीजिए। क्या कीजिए? रूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला ये अंतिम प्रश्न है और मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा फटाफट पढ़ने के साथ। क्या है प्रश्न? पढ़िए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो यह कथन किसका है? समकोण त्रिभुज का कहानी जैसे आए एक ही नाम, वो है पाइथागोरस प्रमेय। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, पाइथागोरस। क्या है? पाइथागोरस। आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है? और जिसको अच्छा लगा वो कमेंट कीजिए ताकि हम अगला वीडियो बनाएं, ठीक है? और भी आप लोगों को बेहतर तैयारी करवा सके। और अगर जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोगों को एक मोटिवेट होते हैं हम लोग कि नहीं और भी वीडियो बनाना है, बच्चों को किसी भी तरीका से और भी बेहतर पढ़ाना है। समझ में आ रहा है? चलिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैथ्स का मिलेंगे और इसी के साथ साथ बाय बाय, टेक केयर।